शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए कई तरह के कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो वहीं समुदाय और समाज की जानकारी और जागरूकता के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। और ऐसे ही एक कार्यक्रम के साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग से डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल और डॉक्टर पुष्पेश जोशी, और इनके साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के वानिकी और पर्यावरण विज्ञान विभाग से डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा और डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा। और इनकी जो जानकारी का विषय है वो है हिमालय दिवस। तो 9 सितंबर को हम हिमालय दिवस मनाते हैं, और ये दिवस क्यों मनाया जाता है और हिमालय की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और किस तरह से हिमालय हमारे देश की रक्षा तो करता ही है और साथ ही पारिस्थितिकी को कैसे ये प्रभावित करता है, इस बारे में आज की पूरी जानकारी रहने वाली है। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। नमस्कार दोस्तों, और आज हम सब आपके सामने हैं हिमालय दिवस की उपलक्ष्य पे। आज मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल वनस्पति विज्ञान विभाग से, डॉक्टर पुष्पेश जोशी वनस्पति विज्ञान विभाग से, डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा वानिकी एवं पर्यावरण विभाग से, और मैं डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा वानिकी एवं पर्यावरण विज्ञान विभाग से। तो आज हम सब आपके सामने हैं हिमालय दिवस के अवसर पर। हम कुछ तथ्यों के साथ आपके साथ हैं। तो आज की चर्चा शुरू करते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो अपने पथ पर, सब कठिनाई तूफानी में, डिगो ना अपने पथ से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे। ये कुछ पंक्तियां हैं सोहनलाल द्विवेदी जी की रचित, और इनसे मैं अपनी चर्चा की शुरुआत करती हूँ। तो ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि जिस प्रकार हिमालय अपने पथ पर अडिग रहकर हमें संरक्षण प्रदान करता है, अपने पथ पर निरंतर कई वर्षों से अडिग खड़ा है, ठीक उसी प्रकार हम भी अगर संकल्प करें, किसी चीज के लिए सोचें कि हमें ये करना है, तो हम कर सकते हैं। आज हम इस हिमालय दिवस पे आप सबके समक्ष इस वजह से प्रस्तुत हुए हैं। हम सब जानते हैं हिमालय कोई नया शब्द नहीं है, हम सभी से अछूता नहीं है हिमालय, हम सब उसके विषय में जानते हैं। किंतु कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि निरंतर हमारी जो आजकल का जो हमारा समावेश है, जिस तरह के पर्यावरण में हम रह रहे हैं, जीवनचर्या हमारी जिस तरह की है, उससे हम हिमालय को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ हिमालय से। हिमालय का जो शब्द है वो संस्कृत के शब्दों से मिलकर बना हुआ हिम और आलय। हिम का अर्थ होता है बर्फ और आलय है घर, यानी बर्फ का निवास। हिमालय न केवल बर्फ का घर है, बल्कि अपने आप में अनूठी सभ्यता और संस्कृति का समावेश है। हिमालय 6 राष्ट्रों से होकर गुजरता है, यानी हमारे अपने देश यानी भारत, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, उसके अलावा 5 और देश हैं जिनसे होकर गुजरता है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चीन और नेपाल। हमेशा से पर्वतारोहियों के लिए रोमांच बना रहता है हिमालय का, यानी जितने भी दुर्लभ वनस्पतियों का, जीवों का घर है, हरे भरे वानिकी का स्थान है, यानी जितनी भी दुर्लभ प्रजातियां हैं, बहुत सारी प्रजातियां हैं जो हमारे आसपास के पर्यावरण में नहीं मिलती हैं, लेकिन हिमालय उनके लिए एक संरक्षित स्थान है जो वहां पे पाई जाती हैं। अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएं तो बहुत अच्छी तरह हम सब जानते हैं कि कई हमारी आध्यात्मिक यात्राएं हिमालय से जुड़ी हुई हैं। साथ साथ पृथ्वी पर स्वर्ग या इस तरह के नामों से हिमालय को संबोधित किया जाता है। एशिया में ग्रेट हिमालयन पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे ऊंची चोटी और पृथ्वी पर सबसे बड़े हिमनदों का घर है। ये सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है जो लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले बनी हुई थी। यह पूर्वी भारत में असम से और पश्चिम में पाकिस्तान तक 2400 किलोमीटर से अधिक इसका फैलाव है और विशेष पौराणिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक महत्व रखता है। लंबे समय से बाहरी आक्रमणों से भारत की रक्षा के लिए एक विशाल अभिभावक, जिस प्रकार हमारे पेरेंट्स अभिभावक हमारी रक्षा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से भारतवर्ष की रक्षा के लिए हमेशा एक कवच की तरह हिमालय खड़ा रहा है। हिमालय बहुत ही समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र का घर है। जैसे मैंने आपको कहा कि हिमालय में कई सारी ऐसे दुर्लभ प्रजातियां हैं पेड़ पौधों की और जीवों की, जो केवल वहां है। इसलिए हमने कहा कि पारिस्थितिकी का घर है, जिसमें बहुत से डाइवर्स फ्लोरा और फौना यानी जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं।
तो ये जब हम एक थोड़ा संक्षिप्त परिचय हिमालय की तरफ आते हैं तो हमें मुख्यतः जानना होगा कि हिमालय में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमें हिमालय दिवस की तरफ जाना पड़ा। अब हमें अलर्ट क्यों होना चाहिए, हिमालय दिवस एक्चुअल में क्यों मनाया जा रहा है और क्या इसके पीछे का इतिहास है, कब से इसे शुरू किया गया, क्या इसके प्रभाव हैं, हिमालय दिवस मनाने के बाद कितना परिवर्तन हुआ है और क्या क्या चीजें उसमें करी जाती हैं, इन सब के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर पुष्पेश जोशी को। वो आपको बताएंगे कि हिमालय में हमारे पास क्या क्या विद्यमान है। धन्यवाद बीना मैम। जैसा कि बीना मैम ने बताया, हिमालय एक दुर्लभ जड़ी बूटियों का घर है। हमारा भारत देश एक मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक है। यहाँ पे 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से एक हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट एक ऐसा क्षेत्र होता है, ऐसा बायोडाइवर्सिटी रिच क्षेत्र होता है जहाँ पे बहुत सारी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसमें लगभग जो वनस्पतियां होती हैं वो एंडेमिक स्पीशीज ज्यादा पाई जाती हैं। भारत दुनिया का व्यापक जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। यहाँ पहाड़ भी हैं, प्राकृतिक जंगल भी हैं और अनेक बहुतेरे जीव जंतु भी हैं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ की जैव विविधता खतरे में है। हिमालय जैव विविधता का एक खजाना है। यह लगभग 5.5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल में फैला है। इस इकोसिस्टम में जीव जंतुओं वनस्पति की हजारों प्रजातियां हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे अपने एक शोध पत्र में ये लिखा है कि यहाँ लगभग 30,337 प्रजातियां और उप प्रजातियां जंतुओं की पाई जाती हैं। जबकि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कलकत्ता में, वहां उन्होंने पूरे देश में 49,000 बॉटनिकल प्लांट स्पीशीज को डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें से कुल हिमालय में ही 10,503 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 3200 स्पीशीज लगभग एंडेमिक है। हिमालय धरती का सबसे ऊंचा और विशाल माउंटेन सिस्टम है, जो 2400 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर अधिक चौड़ा है। और हिमालय जो है एक जड़ी बूटियों का बहुत बड़ा भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां जिनका जिक्र अथर्ववेद, आयुर्वेद व अन्य जड़ी बूटियां ग्रंथों में मिलता है। कई जड़ी बूटियां जैसे सोमविल्ली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पति हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता में भी कई ऐसी जड़ी बूटियों का वर्णन किया गया है। अब ये तो थोड़ा हिमालय के जैव विविधता के बारे में था। अब आगे हिमालय दिवस क्या है, हिमालय दिवस के बारे में चर्चा करेंगी डॉक्टर प्रभा ढौंडियाल। धन्यवाद सर। हिमालय दिवस की शुरुआत 2010 में एक पहल के रूप में हुई। हिमालय के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 12 साल पहले शुरू हुई मुहिम 13वें वर्ष में प्रवेश कर गई है। सुंदरलाल बहुगुणा, अनिल जोशी, राधा बहन और अन्य के नेतृत्व में पर्यावरणविदों, शोधकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र व इसके लोग और इससे संबंधित मुद्दों पर प्रकाश डालना, इसका संरक्षण करना और लोगों को इसके प्रति जागरूक करना है। जिन उद्देश्यों को लेकर इस मुहिम को शुरू किया गया था, उसके परिणाम व्यापक रूप से अभी सामने आने बाकी हैं, लेकिन कोशिशें जारी हैं। हिमालय दिवस की शुरुआत आधिकारिक तौर पर 9 सितंबर 2014 को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने की थी। इस वर्ष देश भर में 500 से अधिक संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, स्कूलों व संस्थानों में हिमालय दिवस पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा। पर्यावरणविद व हेस्को के संस्थापक डॉक्टर अनिल जोशी जी का कहना है कि हिमालय दिवस के इस वर्ष का विषय हिमालय को एक जलवायु नियंत्रक के रूप में प्रतिष्ठित करना है। पूरे देश में हिमालय किसी न किसी रूप में हवा, मिट्टी, जंगल, पानी और हमारे देश के पारिस्थितिकी को सीधे नियंत्रित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हिमालय दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पर आगे की चर्चा करने के लिए मैं डॉक्टर कृष्ण कुमार टमटा जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। दोस्तों, जैसे कि हमारे सभी साथियों ने हिमालय के बारे में आपको बताया, हिमालय दिवस कब से हमारे वहाँ मनाया जा रहा है और क्या कारण है कि हमें हिमालय दिवस मनाने की जरूरत पड़ी, इस पर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। कुछ तथ्य मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर हम बात करते हैं हिमालय दिवस मनाने की, तो आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखें पिछले कुछ वर्षों में जलवायु परिवर्तन के बहुत से प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं और ये पिछले कुछ 5 से 6 वर्षों की ही घटनाएं हैं, जिसको हमको साक्षात रूप में हम देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव पड़ने लगा है। तो अगर हम बात करें तो आईपीसीसी की जो अभी करंट में जो रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार जो जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलेगा वो हमारे हिमालयी क्षेत्र में देखने को मिलेगा। इसमें सबसे मुख्य प्रभाव जो है हमारा जो टेम्परेचर राइज हो रहा है और जो प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं, जो शोधकर्ताओं द्वारा रिसर्च की गई है, उसमें जो प्रोजेक्टेड वैल्यूज हैं आने वाले 10-15 सालों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान बढ़ने की उनने संभावना जताई है, जो कि एक बहुत घातक संकेत उनके द्वारा दर्शाया गया है। और अगर हम उत्तराखंड
के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 25 से 30 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो जो हमारी जाड़े की ऋतु है, हमारी जो शीत ऋतु है, उसमें बहुत अत्यधिक जाड़ा होता था। 25-30 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो काफी हिमपात हमको देखने को मिलता था उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, जो अब धीरे धीरे कम हो गया है। अगर हम अपने नजदीक की बात करें तो नैनीताल में अल्टरनेट ईयर में अब स्नोफॉल देखने को मिलने लगा है और अतिवृष्टि जैसे जो हमारे जलवायु परिवर्तन के सूचक हैं वो देखने को मिले हैं। कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, भूचरण हो रहा है, तो इस तरह के प्रभाव हमको देखने को मिले हैं। मैं बात कर रहा था शीत ऋतु की, तो शीत ऋतु में आपने देखा होगा कि पिछले 4 से 5 वर्षों में जो है फॉरेस्ट फायर जो है काफी देखने को मिली है। इसका प्रमुख रूप से कारण क्या है कि हमारे जो जाड़े के टाइम में वर्षा होती थी वो अब लगभग ना के बराबर होती है, जिससे हमारे जो जंगल है उसमें जो उसकी मॉइस्चर होता था वो मॉइस्चर अब धीरे धीरे खत्म होने लगा है जाड़ों के टाइम में। तो अगर वहां पर मॉइस्चर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर फॉरेस्ट फायर के ज्यादा चांसेस होंगे, जो हमारे पिछले वर्षों में हमको देखने को मिले हैं। अब जो FSI की एक रिपोर्ट बताती है, जैसे कि हम रिसेंटली कोविड से अभी गुजरे थे, उसमें लॉकडाउन हुआ था, उस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय करीबन 10% तक हमारे जो है वनाग्नि की घटनाएं हमको रिपोर्ट हुई थी। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन धीरे धीरे ओपन होने लगा और जो हमारी बंदिशें थी धीरे धीरे कम होने लगी, तो वही जो वनाग्नि की हम बात करें धीरे में, तो 3,78,000 फॉरेस्ट फायर के केस रिपोर्ट किए गए पूरे भारतवर्ष में। तो ये इंडिकेशन है कि मनुष्यों का हमारे जो जंगल है या हमारा जो जलवायु परिवर्तन में है कितना ज्यादा योगदान और कितना इंटरफेरेंस हमारे मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो लगभग 90 से 95% तक वनाग्नि जो है वो मनुष्य द्वारा जनित है। और ये क्यों होती है? क्योंकि हम लापरवाह हैं। इस लापरवाही को हमको कम करना होगा। जैसे हमको देखने को मिल रहा है फॉरेस्ट फायर है, अपना अतिवृष्टि है, स्नोफॉल कम हो गया है, अल्टरनेट ईयर में हो रहा है। और जैसा कि हमारा हिमालय क्षेत्र है और जो इस क्षेत्र में हमारी जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो ज्यादातर आप देखें तो रिमोटेस्ट और हिली एरिया में है और जिनका प्रमुख जो लाइवलीहुड, जो अपना जीवन यापन करने के लिए वो कृषि पर निर्भर करते हैं। और कृषि पर आज की डेट में आप देखें तो अगर आप विजिट करें हिमालयी क्षेत्रों में, तो जहां इरिगेशन फेड लैंड्स नहीं है, जहां आपकी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहां पर आप कृषि ना के बराबर हो गई है। और लोग जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो ज्यादातर डिपेंड रहते हैं अपने आसपास के जंगलों में। और जब जंगल ही संरक्षित नहीं रहेंगे, उनके जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो प्रभाव होंगे। फॉरेस्ट फायर होगी तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्वियस सी बात है कि जल करके नष्ट हो जाएंगे। हमारे जो वन जीव जंतु हैं जो पारिस्थितिकी को मेंटेन करते हैं वो पारिस्थितिकी गड़बड़ाएगी। तो इस तरह के प्रभाव हमारे जो पर्यावरणविद हैं ने बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। चाहे हम चिपको आंदोलन से बात करें या जो हम सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात कर रहे थे, तो इन लोगों ने पहले से ही इस सब चीजों को महसूस किया। और इस महसूस करते हुए आगे कुछ लोगों ने मिल करके सूक्ष्म रूप से हिमालय दिवस को हिमालय कंजर्वेशन के रूप में, हिमालय को कैसे हम संरक्षित करें, इसके रूप में एक मुहिम शुरू करी, जो जैसा कि हमारे साथियों ने बताया कि इसको एक ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया हिमालय दिवस। तो ये हम प्रमुख रूप से कारण मैं मानता हूं कि हिमालय दिवस मनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो बाकी की परिचर्चा के लिए मैं अभी अपने आगे साथी मैडम डॉक्टर प्रभा ढोंडियाल मैडम को बनाऊंगा कि विस्तार पूर्वक इनके बारे में बताएं। जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के डायरेक्टर श्री कालाचंद साई का कहना है कि हमें मुख्य रूप से 4 चीजों पर फोकस करने की आवश्यकता है अगर हमें हिमालय को संरक्षित रखना है। इसमें हवा, पानी, जंगल और मिट्टी है। ऐसे में हिमालय को संरक्षित रखने के लिए इन 4 चीजों पर फोकस करना बहुत जरूरी है। इसके अतिरिक्त हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक मात्रा में दोहन ना हो, सिर्फ इतना ही हिमालय से हम लें जिसका उसके इकोसिस्टम पर बुरा असर ना पड़े। इसके लिए एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी कराई जानी चाहिए, जिससे यह पता चले कि किस क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया जा सकता है। जैसे कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, चौड़ी सड़कों का निर्माण किया जा सकता है और टनलों आदि का भी निर्माण कितना होना चाहिए। हालांकि वाडिया इंस्टीट्यूट ये स्टडी करता है और इसकी जानकारी सरकार को दी जाती है। इसके बाद में डॉक्टर बीना तिवारी फुलारा मैम को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस पर और प्रकाश डालें। मित्रों, जब हम स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं कि किसने क्या कहा, तो उससे पहले मैं थोड़ा सा हम जाएंगे कुछ स्टेटमेंट्स पे, कुछ बातचीत पे। पर मुख्यतः हम आज हिमालय दिवस के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हिमालय दिवस में क्या क्या किया जाता है? जब सरकार चेत रही है, वो जान रहे हैं कि हिमालय दिवस मनाना क्यों आवश्यक है, तो प्रतिवर्ष
जब हिमालय दिवस मनाने में कुछ एक थीम डिसाइड की जाती है और कई मंत्रिमंडल व छात्रों को, मुख्यतः छात्रों को शपथ दिलाई जाती है कि वो हिमालय को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और उसके संरक्षण में जितना हो सकता है उतना अपना योगदान देंगे। शपथ दिलाने का अर्थ है कि उनको एहसास कराया जाता है, जागरूक किया जाता है कि हिमालय है तो हम हैं। यदि हिमालय को नुकसान पहुंचेगा तो किसी भी तरह से हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा जो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, उत्तराखंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विश्वविद्यालय खोलने की केंद्र सरकार ने घोषणा की है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन, अभी जैसे डॉक्टर टमटा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन यानी हम प्रभाव देख रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन हम सब महसूस कर रहे हैं। मैं ही नहीं महसूस कर रही हूँ, आप सब भी कर रहे हैं। तापमान का निरंतर बढ़ना और बारिश का अनचाहे मौसम में, बरसात के मौसम में न होकर शिफ्ट जो हो रहा है, या आपके आसपास के अगर पौधों में देखें, अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से आप पूछें, अगर मैं यंगस्टर बच्चों की बात करूं तो आप अपने माता पिता से पूछे या अपने दादा दादी से पूछे तो बताएंगे कि यहाँ कितने, हल्द्वानी अगर शहर की बात करूं तो आपको बताएंगे कि यहाँ कितने जंगल हुआ करते थे या कितने आपके घर के आसपास कितने मकान थे। तो अभी अगर आपका प्रेजेंट सिनेरियो को हम देखें तो बहुत परिवर्तन हुआ है। तो वो ये जो परिवर्तन है इसकी वजह से जलवायु में परिवर्तन हुआ। आप आए दिन न्यूज में सुनते हैं ग्लेशियर मेल्ट हो गए, या आप सुनते हैं कि बाढ़ आ गई, कहीं पर आप सुनते हैं कि अर्थक्वेक आ गए हैं। तो ये सब जलवायु परिवर्तन का कारण है। इस पे हम अभी विशेष चर्चा में नहीं जाएंगे। तो ये जो विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की गई है, जिससे जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण की वजह से जो भी नुकसान हो रहा है हिमालय को, उसके लिए दीर्घकालिक तैयारी के तौर पर सरकार ने इस विश्वविद्यालय को खोलने का योजना बनाई है। पेड़ों को बचाने से लेकर जो मुख्यतः हमारे हैं, पेड़ बचेंगे तभी हमारी जो इकोसिस्टम है वो अपने बैलेंस फॉर्म में रहेगा और जो ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। या ग्लोबल वार्मिंग, आप बहुत सुन रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली में है क्या कि तापमान का ग्लोबली बढ़ना। तो वो इस पर हमारे कई स्वयं सेवी संगठन हैं, कई पर्यावरणविद हैं, आए दिन वो आवाज उठाते हैं और इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है एक वृहद हिमालय नीति को बनाना। पर्यावरणविद सुधीर सुंदरियाल जी कहते हैं कि हिमालय का संरक्षण, हिमालय की संवरना तभी संभव होगा जब स्थानीय लोग, खास तौर पर हमारी भावी पीढ़ी जागरूक हो। इसीलिए ये शपथ जो है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, सब जगह करवाई जाती है। वे हिमालय का जब तक महत्व नहीं समझेंगे, किसी भी कैंपेन को चलाने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए हमारा जागरूक होना अति आवश्यक है। जल संरक्षण को समझना पड़ेगा हमें। भूक्षरण, जो हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है या वो कितना खतरनाक है। वनाग्नि को रोकना बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा अभी डॉक्टर रमटा ने कहा। ये सब चीजें कितनी आबाद है, जो बंजर जमीन है उसको आबाद करना कितना आवश्यक है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। हिमालय दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि हिमालय हमारा भविष्य और विरासत दोनों है। हिमालय के सुरक्षित रहने पर ही इससे निकलने वाली सदानीरा नदियां सुरक्षित रह पाएंगी। उन्होंने कहा कि हिमालय की इन नदियों का जल व जलवायु पूरे देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। गंगा व यमुना हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए पूजनीय है। गंगा यमुना को हम नदियां नहीं कहते हैं, ये हमारे लिए, करोड़ों लोगों के लिए, हमारे लिए मुख्यतः आस्था का स्रोत रहा है। हम इनको नदियां नहीं मानते, हम इनको अपनी माँ मानते हैं, हम पूजा करते हैं। तो इनकी जो आस्था है, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं, इनका जो हम कहते हैं कि इनको हम पूजा करते हैं, तो वही पूजा करने से नहीं होगा, हमें इनको संरक्षित भी करना होगा, हमें इनकी सफाई पे भी ध्यान देना होगा। कुछ चीजें हमें बिल्कुल ध्यान में रखें। जब पूरी दुनिया के देश पर्वत श्रृंखलाओं को, नदियों को और वनों को संरक्षण का नैसर्गिक अधिकार दे सकते हैं, तो हिमालय पर्वत को यह अधिकार क्यों नहीं मिल सकता? कुछ सवाल हमारे जहन में जरूर गूंजने चाहिए। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाहर सबसे अधिक हिम का संरक्षण करने वाले हिमालय के साथ इस तरह का व्यवहार क्यों? क्या हम नहीं चाहते कि हजारों हिमनद व सैकड़ों नदियां करोड़ों लोगों के जीवन को सुरक्षित करे? अगर हमारा हिमालय नहीं होगा तो नेचुरली हमारी नदियां भी नहीं होंगी। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी डॉक्टर ढोंडियाल को। देखिए, हिमालय है तो जीवन है, ये बात हमें माननी ही पड़ेगी, क्योंकि हिमालय से ही जल, प्राणवायु समेत बहुमूल्य जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं। जिस तरह से हम पर्यावरण में बदलाव देख रहे हैं, ऐसे में अभी से हमें सतर्क होने की जरूरत है। हिमालय को बचाने के लिए जन भागीदारी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सभी को आगे आना होगा और अपने छोटे बड़े प्रयासों से हिमालय बचाने में योगदान देना होगा। हमारे छोटे बड़े प्रयासों में सम्मिलित है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में प्लास्टिक का बहुत कम उपयोग करें, जहां तक जरूरी हो। अब एयर कंडीशन यूज करना एक जरूरत बन गई है, तो इससे टेम्परेचर बहुत लो ना किया जाए, जिससे कि हमारे जो विषैली गैसें हैं ये ग्लोबल वार्मिंग में अपना ज्यादा योगदान ना दे पाए। हम इसको नियंत्रित समय के लिए, हम कम समय के लिए एयर कंडीशन यूज करें। और पेड़ लगाना अगर हर किसी के लिए संभव नहीं है,
तो अपने आसपास पौधे जरूर लगाएं। और पौधे लगाने के लिए ये ध्यान दें कि प्लास्टिक के गमलों की जगह मिट्टी के गमलों को चुना जाए। तो ऐसी ही छोटे छोटे प्रयासों से ही हम हिमालय बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं। तो इसी क्रम में तभी हमें हिमालय से प्राकृतिक संसाधन भी प्राप्त होंगे। अंत में हिमालय दिवस के अवसर पर मैं साहित्यकार सोहनलाल द्विवेदी जी की कुछ पंक्तियों से इस चर्चा को समाप्त करूंगी कि युग युग से है अपने पथ पर, देखो कैसा खड़ा हिमालय, दिखता कभी न अपने प्रण से, रहता प्रण पर अड़ा हिमालय। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में बने रहने के लिए। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई हो तो कृपया फीडबैक जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।